Okay, so our lecture number 3 is analytical process we started. The next portion is obtain representative samples. The next process is obtain the representative sample कि हमने जो है representative sample जो है वो कैसे लेना है, what is the procedure कि वो sample कैसे लेना है. तो its factor are sample types and size, sampling statistics or errors. सो सैंपल टाइप जो है कि आपका व्हाट इज आपका सैंपल जो है वो है क्या, लाइक आपका सैंपल जो है वो वेदर सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर वो कोई ऐसा सैंपल है जो कोई गैस सैंपल है. तो आपने हाउ हाउ शुड यू टेक सैंपल्स. अब उसमें समटाइम्स होता है कि आपका सैंपल जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड कंसनट्रेशन होती है आपके सैंपल की. तो वो आप कैसे जो है लिमिटेड कंसंट्रेशन जो है उसमें कैसे आपने सैंपल को लेना है. या समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास सैंपल आपने लेना है तो वो बहुत ही बड़ा सैंपल है, ठीक है. तो लाइक उसमें आपके पास 100 टन्स आपके पास सैंपल है. सो हाउ शुड यू टेक अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप डिफरेंट पोर्शन से आप जो है सैंपल की सम अमाउंट ले सकते हैं. लाइक 10 ग्राम जो है 10 केजी आप फर्स्ट कॉर्नर से, 10 केजी नेक्स्ट कॉर्नर से, इनके 4 कॉर्नर्स अगर उसकी लॉट के हैं तो हर कॉर्नर से आप 10 केजी ग्राम जो सैंपल लेके उसको आप मिक्स करते हैं. बिकॉज देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सैंपल, होमोजीनियस सैंपल और हेट्रोजीनियस सैंपल, ठीक है. उसको फिर आप होमोजिनाइज करते हैं टू मिक्स दिस सैंपल टू मेक इट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, ठीक है. 10 केजी आप लेके वो करते हैं. उसके फिर आप 1/3 करते हैं, फिर नेक्स्ट 1/3, अनलेस कि आपके पास जो है लैब सैंपल आ जाता है जो कि फ्यू ग्राम्स तक होता है, यानी कि 100 ग्राम 500 ग्राम्स तक. एंड देन यू टेक योर सैंपल एंड उसको कहते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस सैंपल. ग्रॉस सैंपल इज कंसिस्ट अ सेवरल पोर्शन ऑफ अ मटेरियल. जो आप उसमें मटेरियल है उसके सेवरल पोर्शन के ऊपर मटेरियल के ऊपर मुश्किल होता है, उसको आप कहते हैं ग्रॉस सैंपल, ठीक है. उसके बाद फिर सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स है कि वो आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल उसमें नेक्स्ट आपके पास आता है कि सैम्पलिंग जो है उसका प्रोसीजर क्या है. कि लाइक फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आप ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं तो ग्लूकोज के सैंपलिंग के लिए आपको फास्टिंग आप जो कहते हैं कि आप फास्टिंग करें थ्रू आउट 1 नाइट, ठीक है. 1 नाइट का पोर्शन होता है. उसके बाद फिर आप ग्लूकोज का सैंपल नेक्स्ट मॉर्निंग में दें विदाउट ईटिंग एनीथिंग. तो देन वो आपकी कंसंट्रेशन जो है ग्लूकोज की वो एक्सेप्ट होती है इनसाइड योर बॉडी, ठीक है. तो उसकी कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कौन सी कंडीशंस में सैंपल ले रहे हैं. नेक्स्ट है कि सैंपल की स्टेबिलिटी. आपने सैंपल एक ले लिया है तो उसकी स्टेबिलिटी को आपने कैसे चेक करना है. इसकी एग्जांपल ये जैसे आप ब्लड सैंपल लेते हैं किसी भी पेशेंट का, तो ब्लड सैंपल को क्या करते हैं कि आप ब्लड सैंपल लेने से पहले जिस भी बॉयल में लेते हैं उसमें आप एंटी कोगुलेंट एजेंट उसमें ऐड करते हैं और फिर आप उसमें ब्लड लेते हैं. अगर वो नहीं करेंगे तो ब्लड क्या करेगा, कोगुलेट हो जाएगा और सैंपल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो दैट मीन्स कि सैंपल की स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. एंटी कोगुलेंट एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है हेपारिन या फिर सिट्रेट साल्ट्स जो है उसमें ऐड करते हैं बिफोर एडिंग ब्लड सैंपल इन योर टेस्ट ट्यूब. उसको फिर हम नेक्स्ट उसका प्रोसेस करते हैं. उसमें आप सीरम और दूसरा जो है फ्लूइड जो है वो लगा करते हैं, प्रोटीन जो है लगा करते हैं. और फिर उसके बाद फिर सैम्पलिंग के बाद फिर उसकी जो है आपने उसको करना है उसकी जो आपने स्टोरेज है वो जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. स्टोरेज में 3 चीज़ें हैं कि जिस कंटेनर में आपने रखा है, उसके बाद एटमॉस्फियर और जो प्लेस है वो जो है वो चीज़ें जो है उसको कंटेमिनेट करने का बायस बनती हैं. उसके बाद फिर प्रॉपर एक लेबलिंग जो है सैम्पल्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर सैम्पल को आप प्रॉपर लेबलिंग करें अकॉर्डिंग टू कि ये सैम्पल नंबर कौन सा है. दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एरर्स, ठीक है. तो उसमें फॉर एग्जांपल उसमें स्टेबिलिटी में और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास ग्लूकोज सैंपल इनसाइड ब्लड है तो ग्लूकोज हाईली अनस्टेबल है तो इसमें सोडियम फ्लोराइड उसमें ऐड कर देते हैं सो दैट के सैंपल जो है वो स्टेबल रहे. इसी तरह अगर आपके यूरिन सैंपल्स हैं तो यूरिन सैंपल्स जो हैं वो अगर आपने उसको स्टेबल करना है तो उसकी पीएच है
आपको 4.5 रखनी पड़ती है। अगर उससे पीएच से कम होता है तो उसमें जो बेसिकली आपके पास है कैल्शियम फास्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और आपका यूरिन सैंपल जो है वो उतना सेफ नहीं रहता है। तो उसमें फिर क्या करते हैं कि उसकी पीएच जो है 4.5 करने के लिए हम 1 to 2 ml जो है उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं सो दैट आवर यूरिन सैंपल मस्ट बी प्रिजर्व। इसी तरह बाकी जो है सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ही क्रोसिव गैस है, तो उसको ब्राउन बॉटल्स में आप सेव करते हैं और बहुत ही एहतियात के साथ जो है ये सैंपल की स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रिपेयर द सैंपल फॉर एनालिसिस। अब ये है कि सैंपल को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना है, तो जैसे ये बताया कैसे आपने करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेटल्स का टेस्ट करना है, रेयर मेटल्स का टेस्ट करना है, हैवी मेटल्स का इनसाइड योर सैंपल, तो उसकी होती है ड्राई ऐश। ठीक है, ड्राई ऐश मींस कि आप उसको डाइजेशन करते हैं विद इनसाइड अ फर्नेस और उसका टेम्परेचर होता है 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल में से आपने इनऑर्गेनिक को मेजर करना है। इनऑर्गेनिक कौन सा है? आपकी मेटल्स जो हैं, चाहे वो मरकरी हैं, कोई भी मेटल्स हैं, उसको आपने मेजर करना है। तो वो क्या करते हैं कि आप उसको ड्राई ऐश करते हैं जिससे आपका रेजिड्यूज जो है बच जाता है। उसको फिर आप जो है डाइल्यूट एसिड्स जो हैं उसमें आप डिजॉल्व कर लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। इसी तरह अगर आपने ऑर्गेनिक रेजिड्यूज है उसको एनालाइज करना है तो उसके लिए वेट डाइजेशन है, उसमें आप ऑक्सीडाइजिंग आप उसमें एसिड यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एसिड में नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे कम्बिनेशन यूज़ करते हैं और उसकी डाइजेशन करते हैं और देन आपके पास जो है उसको एनालाइज करते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो हैं उसको आप डायरेक्टली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऐश डाइजेशन या केमिकल सेपरेशन जो है। उसके बाद फिर पीएच जो है उनकी मेंटेन करना जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं तो वो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर परफॉर्म नेसेसरी सेपरेशन। आप उसमें सेपरेट आउट करना है एक्सट्रैक्शन के बाद जो है उसमें कौन सी टेक्निक्स होती हैं। डिस्टिलेशन है, प्रेसिपिटेशन आउट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं कि आपने सॉल्वेंट को फ्रॉम इनसाइड योर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मीन्स कि जिस भी चीज़ में से आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। लाइक अगर आपके पास वीट है, गन्नम का सैंपल है, उसमें से विटामिन ई एक्सट्रैक्ट करना है, तो कौन सी टेक्निक जो है मोस्ट सुटेबल जो है वो इन सारी टेक्निक्स में से कोई एक आप यूज़ करेंगे उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए और उसको फर्दर जो है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्म नेसेसरी मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में आपके पास कैलिब्रेशन है, वैलिडेशन है, रेप्लिकेट है। तो कैलिब्रेशन मीन्स कि आपने फर्स्ट तो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है और उसके बाद फिर कैलिब्रेशन कर्व बनानी है आपने फ्रॉम जो आपके पास रेंज है कंसंट्रेशन की, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसकी कैलिब्रेशन कर्व। तो कैलिब्रेशन कर्व क्या है? इट्स अ इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन के उसमें आपके सैंपल कितने लीनियर हैं तो वो आपस में जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसमें उसका आर स्क्वायर जो वैल्यू है ये हम पढ़ेंगे आगे जो है ना, वो जो है 0.99 जो है वो होनी चाहिए। तो वो शो करता है कि आपकी जो कर्व है वो लीनियर है। वैलिडेशन का भी हम पढ़ेंगे। रेप्लिकेट जो है, कोई भी सैंपल जो है उसकी रेप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सैंपल के डिफरेंट 3 पार्ट्स करके आप उसको 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ जो है आपने उसको करना है और उसकी कंसंट्रेशन की एरर जो है वो फिर कंबाइन होकर वो जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आखिरी है रिजल्ट्स में आपके पास आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कोई भी आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, सूटेबल एनालिसिस जो कि आपके डाटा को एक्सप्लेन कर सके हैं, वेदर कि आपका डाटा जो है सिग्निफिकेंट है फ्रॉम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन सिग्निफिकेंट है। और फिर रिपोर्ट आपने बनानी है अपने डाटा की कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली जो है रिपोर्ट का मीन्स कि आपका सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो आपने दिया है उसमें ये सारा एनालिटिकल प्रोसेस था। इसकी हमने फर्स्ट में पढ़ा है कि डिफाइन प्रॉब्लम को कैसे करना है। सेकंड फिर जो है मेथड कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग अ मेथड। ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड फेज जो है ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है उसमें आपके पास अगर बहुत बड़ा सैंपल है, ग्रॉस सैंपल जो कैसे बनाना है, फिर लैब का पोर्शन कैसे बनाना है, उसमें से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कैसे चेक करनी है।
स्टेबिलिटी कैसे बरकरार रखनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, प्रिजर्वेशन कैसे करनी है सैंपल की, नंबरिंग और ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्म नेसेसरी। उसके फिर मैट्रिक्स जो है जिस भी चीज़ में से आपने निकालना कैसे है, डिस्टिलेशन है, प्रेसिपिटेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। फिर आगे उसकी मेजरमेंट जो है, कैलिब्रेशन कर्व बनानी है आपने। फिर उसका जो है रिजल्ट्स आपके पास, कैलिब्रेशन कर्व के बाद फिर आपने जो है वैलिडेशन है, रेप्लिकेशन है, यानी कि डिफरेंट 3 सैंपल्स जो है बना के फिर आपने करना है। फिर रिजल्ट्स में आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है और रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये सारा प्रोसेस है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा जो है वो वैलिडेशन का होगा। थैंक यू।